नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 25 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। क्वेश्चन है सीएट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखो ये जो आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, अभी हाल ही में इन सभी को किसी न किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, आमिर खान। तो सीएट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। और ये जो सीएट है एक टायर कंपनी है और इसने 2 साल के लिए आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब आप लोग देखेंगे आमिर खान इनके उत्पादों के बारे में प्रमोट करते आप लोगों को नजर आएंगे। बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी कंपनी का। कियारा आडवाणी इनको मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि सोनू सूद को एसर इंडिया जो कि पीसी का ब्रांड है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इन तीनों ही के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है शेखर बसु का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखो वे थे एक परमाणु वैज्ञानिक और भारत में परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा इसके आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान रहा है भारत में इनका। और इनकी एक खास बात है कि एक परमाणु संचालित पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत हमारे देश में, उसके लिए इन्होंने अत्यधिक जटिल रिएक्टर विकसित किया था। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आईएनएस अरिहंत है ये भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। तो ये भारत में प्रथम है, तो ये आप लोगों के जीके बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अगर इन दोनों ऑप्शंस के बारे हम लोग डिस्कस करें तो एक अभिनेता थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया था, वे थे जेम्स चैडविक। बाकी एक क्रिकेटर हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, सचिन देशमुख, जिनको कि मिनी गावस्कर भी कहा जाता है। ये रणजी क्रिकेट के ये खिलाड़ी थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इन सभी बातों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तटरक्षक अकादमी के बारे में। क्वेश्चन है भारत की पहली तटरक्षक अकादमी ये कहाँ स्थापित की जाएगी। देखो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मंगलुरु। तो ये जो है भारत की पहली तटरक्षक अकादमी ये मंगलुरु जो कि कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगी वहाँ स्थापित की जाएगी। और पहले इसको केरल में स्थापित करने का प्लान था, लेकिन अब इसको मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और ये जो एकेडमी है भारत के जो मैत्री देश है उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम करेगी। ये है इस एकेडमी की खास बात। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो जयपुर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक पत्रिका गेट का अनावरण किया गया है, जबकि अयोध्या के बारे एक करंट में हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा था कि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका कि नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। तो इन सभी बातों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है गर्भ निरोधक दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। इसे क्यों मनाया जाता है, तो गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और साथ ही महिला और पुरुष उन सभी को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सचेत और जागरूक करने के लिए भी इसे मनाया जाता है। बाकी अगर इन दोनों ऑप्शंस को हम डिस्कस करें ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन भी कोई इम्पोर्टेंट डे है। जैसे 9 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिमालय दिवस, जबकि 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट डे हैं, इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती। देखो अभी हाल ही में ये प्रतियोगिता जीती गई है देव प्रसाद राय के द्वारा और ये बेसिकली सिक्किम से बिलोंग करते हैं और इनकी जो कलाकृति है वो है माय ग्रैंडमा और इसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और ये जो पुरस्कार है यूरोपियन लीग फाउंडेशन द्वारा इन्हें दिया गया और इसमें इन्हें टोटल
5,000 यूरो की नकद राशि भी दी गई है। बाकी इन दोनों के बारे अगर हम डिस्कस करें, इन दोनों ही को एक अवार्ड मिला है। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोग मेरा डेली करंट अफेयर का डेली लेक्चर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को याद होगा, डेविड एटनबरो को एक अवार्ड मिला था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जबकि विकास खन्ना को दिया गया था एशिया गेम चेंजर अवार्ड। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, और यहाँ हम लोग बात करेंगे एक कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। क्वेश्चन है, नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? देखो आप लोगों के सामने हैं सभी ऑप्शंस, सभी इम्पोर्टेंट स्टेट हैं इंडिया के, और ये जो उद्घाटन किया गया है ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है असम, यहाँ किया गया है। और ये उद्घाटन हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात समझिएगा, ये जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अभी हाल ही में इन्हें एक नए विभाग का पदभार दिया गया है, वो है जो कि हरसिमरत कौर बादल के पास था, उद्योग मंत्रालय का, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। इनका पदभार अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने अभी इस्तीफा दे दिया था कृषि बिल के कारण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात करें इस अनुसंधान के बारे में, तो इसका नाम जो है, इस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा, जिनकी हाल ही में हम लोगों ने अभी जयंती मनाई थी 25 सितंबर को, जिस दिन अंत्योदय दिवस मनाया गया था इनकी जयंती के अवसर पर। और अब इस संस्थान के उद्घाटन के साथ ही हमारे देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ कृषि शिक्षा और अनुसंधान के विकास को वहाँ अच्छी गति मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है सरकार की ओर से लिया हुआ। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो तमिलनाडु के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक IT ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी नीतियाँ लागू की गई थी, जो कि भारत में पहला ये राज्य था इस तरह की नीतियाँ लागू करने वाला। जबकि उड़ीसा के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई थी। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बांग्लादेश के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने $200 मिलियन ऋण को, यहाँ पे ऋण होगा, ऋण को मंजूरी दी है? तो देखो अभी हाल ही में ये मंजूरी दी गई है, और आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके तहत अब बांग्लादेश इस ऋण का यूज़ अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने के लिए करेगा। इसी के लिए इस वर्ल्ड बैंक ने इस ऋण को मंजूरी दी है। अब वर्ल्ड बैंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड स्तर पर ये कार्य करता है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। इसकी जो स्थापना की गई थी 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर बनाया है वॉशिंगटन DC USA में। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। IMF, जिसको कि आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, और इसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का ही हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट है ADB, जिसको कि आप लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो भी वर्तमान हेड है वे हैं मसात्सुको असाकावा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है ये तीनों ही, तो इन सभी के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये किसके द्वारा लागू किया गया? देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, और ये जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है ये RBI के द्वारा लागू किया गया है। RBI, जिसको कि हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों लागू किया गया है? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो साइबर हमलों से बचने के लिए, और अगर साइबर हमला हो भी जाता है तो इसका पता लगाने के लिए इसको बेसिकली लागू किया गया है। और इसी के साथ जो सहकारी बैंक है उनकी IT सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए भी इसको लागू किया गया है। और ये 2020 से लेके 2023 तक काम करेगा ये सिस्टम। और इसके तहत RBI ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम भी तैयार किए हैं ताकि साइबर सुरक्षा
के बारे में लोगों में जागरूकता फैल सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके। बाकी ये जो दोनों बॉडी हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी योजना आयोग के स्थान पर। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था और इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है, ये एक बॉडी है। इसके जो CEO हैं अमिताभ कांत और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। बाकी सेबी के बारे देख लेते हैं। सेबी जब कोई फाइनेंशियल इशू या शेयर मार्केट से संबंधित कोई न्यूज़ रहता है मार्केट में, तब ये परफॉर्म में आता है। तो सेबी इसको की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बाकी RBI के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। और इसके जो भी वर्तमान गवर्नर हैं वे 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, जबकि इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लोगों का बन जा रहा है, सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक योजना के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य पुरोहित कल्याण योजना को मंजूरी दी है? देखो अभी हाल ही में ये मंजूरी दी गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल को जो CM है ममता बनर्जी, इन्होंने घोषणा की कि इस योजना के तहत हम राज्य में जो सनातन ब्राह्मण पुजारी हैं उनको मुफ्त आवास और साथ में 1000 रुपये मासिक भत्ता भी देंगे। और इससे लगभग राज्य के जो 8000 सनातन ब्राह्मण पुजारी हैं वे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें इससे लाभ होगा। बाकी वेस्ट बंगाल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट करंट का न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री यहाँ बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और अगर इन दोनों के बारे हम लोग डिस्कस करें तो असम के बारे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट योजना लॉन्च की गई थी, वो है स्वयं योजना। जबकि उत्तर प्रदेश में एक योजना लॉन्च की गई थी मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है, EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी को हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट पद पर नियुक्त किया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C रजत सूद। तो EESL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं रजत सूद। पहले इस पद पर S गोपाल थे और अब आप लोग देखेंगे कि रजत सूद EESL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। बाकी ये जो EESL है इसको आप लोग एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो कि सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक उपक्रम है, एक नियोजन है। बाकी इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अगर हम देखें, इन दोनों ही के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अनिल धस्माना को एक इम्पॉर्टेंट पद पर नियुक्त किया गया था, वो है NTRO, जिसको कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि सीमांचला को IMF का सलाहकार नियुक्त किया गया था। IMF जिसको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आज जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़े उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था प्रतियोगिता के बारे। देव प्रसाद राय को कला प्रतियोगिता में यूरोप के द्वारा अवार्ड दिया गया था, इनकी कला प्रतियोगिता की जो रचना थी माई ग्रैंडमा उसके लिए। बाकी असम में एक नया कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। नेक्स्ट एक योजना स्टार्ट की गई थी वेस्ट बंगाल में, पुरोहित कल्याण योजना। और मंगलुरु में एक तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी, वो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर है रजत सूद को EESL का MD बनाया गया था। और वर्ल्ड बैंक इसने $200 मिलियन का ऋण बांग्लादेश के लिए अभी हाल ही में मंजूरी दी है। और सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान। और RBI के द्वारा टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये भी हाल ही में इसके द्वारा लागू किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका कि निधन हो गया, शेखर बसु, ये परमाणु वैज्ञानिक है। तो दोस्तों यही थे आज के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।